नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। कक्षा 12वीं बितान का एक और पाठ लेकर अतीत में दबे पाँव के ऐसे प्रमुख 50 से भी अधिक प्रश्न जो इस पूरे के पूरे पाठ को कवर करेंगे और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करने में आपको बहुत मददगार साबित होंगे। यहाँ पर मैंने कल वीडियो में आप लोगों से सुझाव माँगे थे कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं या कि वन लाइनर प्रश्न चाहते हैं। तो कुछ साथियों का कहना था कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही चाहिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि नहीं वन लाइनर। तो आज मैंने ऐसे दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ एमसीक्यू हैं और कुछ वन लाइनर हैं। लेकिन ये जितने भी प्रश्न हैं ये लगभग पूरा का पूरा चैप्टर कवर करते हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो अतीत में दबे 5 चैप्टर है वो कवर हो जाएगा और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और विश्वास कीजिए यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आप इन प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। और आज के अपने इस वीडियो में उन 50 से अधिक प्रश्नों को जानते हैं जो आपके केबीएस की परीक्षा के लिए भी उपयोगी होंगे, साथ ही जो आपके विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है, मुअनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला, मुर्दों की भूमि, मुर्दों का स्थान या मुर्दों का घर? मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन प्रश्नों में मैंने जिन विकल्पों को लाल रंग से इंगित किया हुआ है ये सही उत्तर हैं। यहाँ सही उत्तर आएगा मुर्दों का टीला। प्रश्न क्रमांक 2 है, अतीत में दबे पाँव पाठ के रचयिता कौन हैं? मतलब अतीत में दबे जो पाँव पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं, मनोहर जोशी, आनंद यादव, ओम थानवी या ओम प्रकाश थानवी। मित्रों यहाँ सही उत्तर है ओम थानवी, मतलब गा। प्रश्न नंबर 3, 1922 में कौन बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे? देखिए ये सबसे पहली खोजबीन का जो काम था वो किसके द्वारा शुरू किया गया या किसको दिया गया? तो यहाँ सही उत्तर है राखाल दास बनर्जी। आपके पास 4 विकल्प थे, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, काशीनाथ दीक्षित या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आएगा राखाल दास बनर्जी। हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुलधरा कहाँ है? जिस कुलधरा का उल्लेख लेखक ने पाठ में किया है वह कुलधरा कहाँ पर है? तो मित्रों यह कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर में है। इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, राजस्थान के जैसलमेर। आपके पास 4 विकल्प थे, मेवाड़ में, सिंध में, चंडीगढ़ में या जैसलमेर में। तो सही उत्तर आएगा राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी बताई गई है? पाठ में आपने देखा है उस समय उसकी आबादी कितनी बताई गई है? 55,000, 85,000, 45,000 या 25,000? मित्रों यहाँ सही उत्तर है 85,000, 85,000। मतलब जो लेखक बताता है कि उस समय की 85,000 आज के जो महानगर हैं उसकी भी सीमा को लांघते हुए, मतलब उससे भी बड़ा शहर उसको बताया गया था। उस समय 85,000 वहाँ की जनसंख्या या वहाँ की आबादी थी। प्रश्न नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएँ थे? देखिए इसी कुएँ की अत्यधिक मात्रा के कारण इसको हम जल सभ्यता भी कह सकते हैं या पाठ में इसको जल सभ्यता बताया गया है। तो यहाँ कितने कुएँ थे? 200, 500, 900 या 700? मित्रों यहाँ सही उत्तर है, यहाँ 700 से भी अधिक कुएँ इस जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, केवल मोहनजोदड़ो जो नगर था वहाँ पर थे। यहाँ हम हड़प्पा की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 से अधिक कुएँ थे। प्रश्न क्रमांक 7 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये लगभग ऐसे प्रश्न हैं कि हाँ जो एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। गंगा के किनारे, सिंधु के किनारे, कावेरी के किनारे या दामोदर के किनारे? मित्रों यहाँ सही उत्तर है ये सिंधु घाटी सभ्यता है। अर्थात ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? मोहनजोदड़ो
के घरों में घूमते हुए लेखक को किस गांव की याद आ गई? यहाँ पर सही उत्तर आएगा कुलधरा। लेखक कहता है उसको घूमते हुए वो कुलधरा गांव की याद आ गई, जिस गांव के लोगों ने राजा से किसी बात से आत्मसम्मान के आहत होने के कारण रातों रात पूरा का पूरा गांव छोड़कर वह वहां से चले गए थे। यहाँ सही उत्तर आएगा कुलधरा। प्रश्न क्रमांक 9, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? मतलब कितनी चीज़ें हैं जो पंजीकृत हैं? तो यहाँ आपके पास 4 विकल्प हैं: 50,000 से ज़्यादा, 90,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, यहाँ सही उत्तर है 50,000 से ज़्यादा। 50,000 से ज़्यादा चीज़ें पंजीकृत हैं। चूँकि हालांकि अब वहाँ का जो संग्रहालय है वहाँ पर ये इतनी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें दूसरे नगरों में जा चुकी हैं, जिसमें लंदन है, लाहौर है, कराची है, दिल्ली है, यहाँ पर चली गई हैं। लेकिन अभी भी वहाँ जितनी भी सामग्री है वह पूरी की पूरी मोहनजोदड़ो सभ्यता की कहानी कहने के लिए पर्याप्त हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि मोहनजोदड़ो कितनी हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था? मतलब जो मोहनजोदड़ो शहर है वह कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था या बसा हुआ था? आपके पास 4 विकल्प हैं: 300 हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर या 225 हेक्टेयर। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर था लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था या फैला हुआ था। अगला है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? मुख्य सड़क, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य सड़क की चौड़ाई पूछी जा रही है। 33 फीट, 34 फीट, 35 फीट या 31 फीट। मित्रों, यहाँ सही उत्तर है 33 फीट, 33 फीट। प्रश्न क्रमांक 12, मोहनजोदड़ो की खुदाई में इनमें से क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या मिला नहीं, क्या नहीं मिला। सोना मिला हुआ है, क्योंकि सोने की वहाँ पर सुइयाँ मिली हुई हैं, मूर्ति मिली हुई है, हथियार या औजार औजार भी मिले हुए हैं, नहीं है तो क्या नहीं है? सही विकल्प है हथियार, वहाँ पर हथियार नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, अजायब घर में तैनात जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था? जो अजायब घर है वहाँ पर, जो संग्रहालय है वहाँ पर जो तैनात व्यक्ति है उसका क्या नाम है? काशीनाथ दीक्षित, अली नवाज, अली बख्श या अली मोहम्मद। मित्रों, यहाँ सही उत्तर है अली नवाज। ध्यान रखिएगा, अली नवाज। देखिए, ऐसा भी हो सकता है आपको अली अली से करके 3 नाम दे दिए, अली बख्श, अली मोहम्मद। तो सही उत्तर क्या है? अली नवाज। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? ध्यान रखिएगा, किस काल, मतलब ये जो धातु था, किस धातु का उपयोग यहाँ शुरू हुआ था? आधुनिक काल नहीं, पाषाण काल नहीं, ताम्रकाल या लोह काल। तो मित्रों, यहाँ सही उत्तर है ताम्रकाल के जो शहर हैं उन शहरों में सबसे बड़ा शहर किसको माना गया है? मोहनजोदड़ो को ही माना गया है। अब अगला प्रश्न है, डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया? वहाँ पर जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो पुरातत्ववेता गए, उन पुरातत्ववेताओं के नाम को शॉर्ट करते हुए, संक्षिप्त करते हुए वहाँ क्षेत्र का नाम दिया गया है, हल्का का नाम दिया गया है। तो जो डीके हल्का है वो किसके नाम पर था? दीक्षित काशीनाथ, दयानंद काशीनाथ, देवी काशीनाथ या फिर दीक्षित कल्याणनाथ के नाम पर। तो यहाँ सही उत्तर है दीक्षित जो काशीनाथ थे उनके नाम पर ये डीके हल्का पड़ा था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो सभ्यता लगभग कितने हजार साल पुरानी है? दोस्तों, लगभग कितने हजार साल पुरानी है? जो पाठ के अंदर दिया गया है उसमें सही उत्तर में से आपको 4 विकल्प हैं: 5,000 साल, 4,000 साल, 3,000 साल या 8,000 साल। तो यहाँ सही उत्तर है लगभग 5,000 साल पुरानी ये सभ्यता बताई गई है। और ये सभ्यता के आने के कारण ही हम मिस्र की जो सभ्यता है उसके समक्ष आकर खड़े हो पाए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रही है? देखिए, किसकी शोभा बढ़ा रही है? अजायब घर की, लाहौर की, दिल्ली की या बाजार की? तो यहाँ सही उत्तर है जो अजायब घर हैं, जो संग्रहालय हैं, उनकी शोभा बढ़ा रही है। प्रश्न क्रमांक 18 है, मोहनजोदड़ो में कोठार जो बने हुए थे वो कोठार किस काम में आते थे? मतलब जो भंडार गृह बने हुए थे जिसको पाठ में कोठार नाम दिया गया है, ये किस काम आते थे? अनाज एकत्रित करने के लिए, सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए या सैनिकों को ठहरने के लिए? तो यहाँ सही उत्तर है जो एक कोठार बने हुए थे, ये जो अनाज वहाँ उपजाया जाता था या अनाज जो आता था उसको एकत्रित करने के लिए ही
कोठारों का उपयोग किया जाता था या कोठार बनाए गए थे। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या स्थापित है? जो सबसे ऊंचा चबूतरा है वहां क्या स्थापित है जहां से पहली बार खुदाई आरंभ हुई थी? किला, नीचे नगर, महानगर या बौद्ध स्तूप? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप ही है जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर है और इसी के चारों ओर फिर अन्य क्षेत्र हैं और जहां से पहली खुदाई इसी स्तूप के यहाँ से आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। ये प्रश्न नंबर जो 20 हैं या जो 20 प्रश्न हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। मोहनजोदड़ो में महाकुंड की लंबाई कितनी है? मित्रों ध्यान दीजिएगा, महाकुंड की लंबाई कितनी है? यहाँ 40 फीट, 20 फीट, 30 फीट या 35 फीट? तो ये 40 फीट लंबे महाकुंड है और लगभग 7 फीट गहरा ये महाकुंड है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये 40 फीट गहरा है। अब यहाँ से हम एक लाइन में प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बाकी जितने भी प्रश्न हैं वो एक लाइन के ही हैं, जिससे कि आपको समय भी कम लगेगा और आसानी से आप समझ सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है ओम थानवी किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे? ध्यान रखिएगा किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक रहे? तो यहाँ सही उत्तर है जो इतवारी पत्रिका थी इसके संपादक के, साप्ताहिक जो पत्रिका थी इसके संपादक रहे। प्रश्न क्रमांक 22 है दैनिक जनसत्ता के संपादक के रूप में थानवी जी ने कितने वर्षों तक कार्य किया या कितने वर्षों से वह यहाँ कार्यरत हैं? तो इसका सही उत्तर है 17 वर्षों से। पिछले 17 वर्षों से वह यहाँ पर क्या कर रहे थे? संपादक का कार्य कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 23 ओम थानवी ने जनसत्ता के संपादक का दायित्व कब संभाला? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बन सकते हैं कि उन्होंने जनसत्ता नाम की जो पत्रिका थी, दैनिक जनसत्ता करके जो एक पत्रिका या पत्र निकलता था उसका संपादक का दायित्व कब संभाला? 1999 में। इसका सही उत्तर है 1999 में। प्रश्न क्रमांक 24 कहता है ओम थानवी को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? देखिए इनको इस क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले, लेकिन इनको जो एक प्रमुख पुरस्कार था वह था गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इसका सही उत्तर है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि ओम थानवी को पत्रकारिता के क्षेत्र में अन्य पुरस्कारों के साथ कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ सही उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये प्रश्न ऐसे या ऐसे कैसे भी घूम के बन सकता है। आपको याद रखना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला या गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला। अब मोहनजोदड़ो में ईंटों का आकार कितना था? ये मुख्य प्रश्नों में से एक प्रश्न है मित्रों। मोहनजोदड़ो में जो ईंटें हैं उन ईंटों का आकार कितना था? तो ईंटों का आकार था 1:2:4। 1:2:4 के अनुपात में यहाँ जो ईंटें थीं ये सारी की सारी ईंटें इसी आकार की बनी हुई थी, मतलब एक से ही आकार की थी। प्रश्न क्रमांक 26 किस गली का नाम देव मार्ग या डिविनिटी स्ट्रीट रखा गया? ध्यान रखिएगा किस गली का नाम देव मार्ग रखा गया? तो ये जो महाकुंड की तरफ जाने वाली गली थी उसका नाम देव मार्ग रखा गया, जिसके लिए लेखक कहता है कि ये अनायास हुआ या सायास हुआ, संयोग से हुआ नहीं पता, लेकिन इसको देव मार्ग नाम ही दिया गया, मतलब देवों की तरफ ले जाने वाला मार्ग। प्रश्न क्रमांक 27 जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वो कैसी सभ्यता या कैसी संस्कृति थी? तो मित्रों ये एक मैदानी संस्कृति थी। याद रखिएगा ये कौन सी संस्कृति थी? ये मैदानी संस्कृति थी। पहाड़ी या टीलों पर नहीं थी। यहाँ जो टीले थे ये प्राकृतिक नहीं थे, ये कृत्रिम टीले थे जो बनाए गए थे। प्रश्न क्रमांक 28 सिंधु की धूप कैसी है? सिंधु की धूप कैसी है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए, सिंधु की धूप कैसी है? उत्तर है चौंधियाती हुई। जो सिंधु की धूप है और जो राजस्थान की धूप है उसमें यही अंतर है कि सिंधु की जो धूप है वो चौंधियाती हुई है और राजस्थान की धूप कैसी थी? राजस्थान की धूप लेखक कहता है वह पारदर्शी है। जो राजस्थान की धूप है वह पारदर्शी है और जो सिंधु की धूप है वह चौंधियाती हुई है। ये ध्यान रखिएगा, इनमें बस इतना सा ही अंतर है। प्रश्न क्रमांक 30 मिस्र और सुमेर में किसके उपकरण इस्तेमाल होते थे?
जो मिस्र और सुमेर जो ये दो शहर थे, इनमें किसके उपकरण इस्तेमाल होते थे? यहाँ पर सही उत्तर आएगा मित्रों चकमक और लकड़ी के। चकमक और लकड़ी के। मिस्र और सुमेर में कौन से उपकरण यूज होते थे? चकमक और लकड़ी के। मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती क्या कहलाती थी? जो पूर्व की बस्ती थी उसको लेखक ने क्या कहा है या वह क्या कहलाती थी? तो ये रईसों की बस्ती कहलाती थी। लेखक कहता है कि आजकल इसके उल्टे है, जो पूर्व की बस्ती है उसको हम गरीबों की बस्ती बोलते हैं और जो पश्चिम की बस्ती है उसको रईसों की बस्ती बोलते हैं। लेकिन पहले जो पूर्व की बस्ती होती थी वह किसकी बस्ती कहलाती थी? रईसों की बस्ती कहलाती थी। प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति अब कहाँ है? ध्यान रखिएगा मित्रों, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति अब कहाँ है? यह कहाँ पर है? ये दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें मौजूद है। इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें मौजूद है। अब मोहनजोदड़ो के जो घर थे इनका आकार कितना था? प्रश्न क्रमांक 33। मोहनजोदड़ो के घरों का आकार कितना था? इसका सही उत्तर है लगभग अधिकांश जो मकान थे उनकी जो का आकार था वह 30 × 30 मतलब 30 × 30 का था। और हाँ, कुछ जो बड़े मकान होते थे उनको में दो मकानों को जोड़कर एक मकान बनाया जाता था, लेकिन उनका जो अधिकांश जो मकान थे उनका आकार 30 × 30 ही होता था। प्रश्न क्रमांक 34। मोहनजोदड़ो में मुखिया के घर में होते थे। मोहनजोदड़ो में जो मुखिया का घर था उसमें कितने कमरे होते थे? तो इसमें देखिए 2 आंगन और 20 कमरे होते थे। ध्यान रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो में मुखिया का घर होता था उसमें 2 आंगन और 20 कमरे होते थे। कितने कमरे? 20 कमरे और कितने आंगन? 2 आंगन। प्रश्न क्रमांक 35। मोहनजोदड़ो में HR हल्का किसके नाम पर है? हमने पहले भी देखा था एक हल्का DK हल्का। अब यहाँ पर है आपका HR हल्का। ये इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि HR हल्का किसके नाम पर है? HR हल्का किसके नाम पर है? HR हल्का है हेराल्ड हारग्रीव्स के नाम पर। किसके नाम पर है मित्रों? हेराल्ड हारग्रीव्स के। और वो जो DK हल्का था वह किसके नाम पर था? वह था दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। प्रश्न क्रमांक 36। मोहनजोदड़ो में रंगाई का कारखाना किसे मिला? जो मोहनजोदड़ो था उसमें रंगाई का जो एक कारखाना था वह किसको मिला था? वह मिला था माधव स्वरूप को। किसको मिला था मित्रों? माधव स्वरूप को ये रंगाई का कारखाना मिला। ध्यान रखिएगा, यह सभी प्रश्न बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में माधव स्वरूप को क्या मिला? तो हम यहाँ उत्तर होगा रंगाई का कारखाना, या मोहनजोदड़ो में रंगाई का कारखाना किसे मिला? तो यहाँ उत्तर होगा जाएगा माधव स्वरूप को। ये दो में से दो प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 37। मोहनजोदड़ो में ऊन कहाँ से आयात होता था? ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ऊन यहाँ नहीं होता था, ऊन आयात किया जाता था। और कहाँ से आयात किया जाता था? ये सुमेर से आयात किया जाता था। कहाँ से आयात किया जाता था? सुमेर से आयात किया जाता था। इसमें मित्रों एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कौन सा फल नहीं था? देखिए, हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ खजूर थे, खरबूजा था, बेर था, लेकिन आम नहीं था। तो हो सकता है एक ऐसा भी प्रश्न आपको आके बन जाए कि वहाँ कौन सा फल नहीं था। तो आपको याद रखना है कि वहाँ आम नहीं था, खजूर था, खरबूज था, बेर थे, लेकिन क्या नहीं था? आम नहीं था। प्रश्न क्रमांक 38। प्रश्न क्रमांक 38 क्या कहता है? मोहनजोदड़ो में रबी की फसल होती थी, यह किसका कथन है? वहाँ रबी की फसल ही उगाई जाती थी, यह कथन किसका है? आपको यह याद रखना है, यह कथन किसका है कि रबी की फसल होती थी? इतिहासकार इरफान हबीब का। यह कथन किसका था? इतिहासकार इरफान हबीब का। यह ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, इतिहासकार इरफान हबीब ने क्या बात कही? तो यहाँ सही उत्तर आ जाएगी कि रबी की फसल वहाँ पर उत्पन्न होती थी। प्रश्न क्रमांक 23। ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद किस शैली के शहर हैं? ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद किस शैली के शहर हैं? तो यहाँ सही उत्तर होगा ग्रिड शैली के। किसके हैं? ग्रिड शैली के। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ग्रिड शैली के शहर कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद। या आपको ऐसा आ सकता है कि ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद किस शैली के शहर हैं? तो आप वहाँ उत्तर लिखेंगे ग्रिड शैली के। प्रश्न क्रमांक 40। ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न ऐसा है शायद जिसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है। CSE का फुल फॉर्म होगा, CSE का फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट।
सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट। ये एक वो फेलोशिप थी जो किसको मिली थी? ओम थानवी जी को मिली थी। प्रश्न क्रमांक 41, ओम थानवी को कौन सी फेलोशिप मिली? ओम थानवी को कौन सी फेलोशिप मिली? मित्रों, यही है वो CSE की जो फेलोशिप थी जो इनको मिली थी। कौन सी फेलोशिप मिली थी? CSE, जिसका हमने जो विस्तार से नाम था वो हमने ऊपर देखा था, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। प्रश्न क्रमांक 42, ओम थानवी कहाँ महासचिव के पद पर कार्यरत रहे? कहाँ महासचिव के पद पर कार्यरत रहे? एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में, या ऐसा भी आ सकता है कि ओम थानवी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में किस पद पर कार्यरत रहे? तो वहाँ आपको उत्तर देना है महासचिव के पद पर। और यदि ऐसा आता है कि ओम थानवी कहाँ महासचिव के पद पर कार्यरत रहे, तो आपको उत्तर देना है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में। प्रश्न क्रमांक 43, वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आने की संभावना प्रबल है। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। प्रश्न क्रमांक 44, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? देखिए, अभी हमारा पहला प्रश्न था हड़प्पा कहाँ स्थित है। अब अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखिए, इससे पहले हड़प्पा कहाँ था? पंजाब में। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वह पाकिस्तान के पंजाब में था और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। प्रश्न क्रमांक 45, किस प्राचीन नगर के साक्ष्य रेल लाइन बिछने से विकास की भेंट चढ़ गए? मित्रों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आपको भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। किस प्राचीन नगर के साक्ष्य रेल लाइन बिछने से विकास की भेंट चढ़ गए? सही उत्तर आएगा हड़प्पा के। सही उत्तर क्या होगा? हड़प्पा के जो साक्ष्य थे वह रेल लाइन बिछने से विकास की भेंट चढ़ गए। प्रश्न क्रमांक 46, मोहनजोदड़ो का वर्तमान नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का वर्तमान नाम क्या है? मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो का वर्तमान नाम है मोहनजोदड़ो। प्रश्न क्रमांक 47, मोहनजोदड़ो के घर किससे बने हुए थे? किससे बने हुए थे? मिट्टी से, घास फूस से, या पक्की ईंटों से? तो यहाँ सही उत्तर आएगा पक्की ईंटों से। यहाँ जो भी घर थे वो किससे बने हुए थे? ये पक्की ईंटों से बने हुए थे। प्रश्न क्रमांक 48, प्रश्न क्रमांक 48 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 48 कहता है मोहनजोदड़ो का सभा भवन कितने खंभों पर खड़ा था? दोस्तों ध्यान रखिए, एक बड़ा सा ही एक आंगन है जिसमें एक बड़ा सा सभागृह है, जिसको लेखक बताता है इसमें कितने खंभे हैं। ये 20 खंभों पर खड़ा हुआ था, मतलब इसमें 20 खंभे थे। ध्यान रखिएगा, कितने खंभे थे? 20 खंभे। प्रश्न क्रमांक 49, खुदाई में सोने की सुइयां किसको मिली और उनकी संख्या कितनी थी? जो सोने की सुइयां मिली वो किसको मिली? वो मिली थी काशीनाथ दीक्षित जी को। किसको मिली थी? काशीनाथ दीक्षित जी को। और उनकी संख्या कितनी थी? 3 थी। ये 2 प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा कि खुदाई में सोने की कितनी सुइयां निकली, तो यहाँ सही उत्तर होगा 3। और वो सुइयां किसको मिली? तो यहाँ उत्तर होगा काशीनाथ दीक्षित जी को। प्रश्न क्रमांक 50, मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम बंद करने का क्या कारण था? देखिए मित्रों, ये मैंने कहा था ये प्रश्न भ्रमित करने वाला है जो ऊपर था, और ये ही प्रश्न नीचे है। वहाँ हड़प्पा की खुदाई का काम या उसके साक्ष्य क्यों दब गए? रेल लाइन बिछने से। और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम क्यों बंद हो गया? क्योंकि यहाँ सिंधु के पानी का जो रिसाव था, उस रिसाव के से जो क्षार और जो दलदल की समस्या उत्पन्न हुई, उस कारण से वहाँ खुदाई संभव नहीं हो पाई और वहाँ का काम बंद करना पड़ा। तो मोहनजोदड़ो में कारण क्या था? सिंधु के पानी का रिसाव और दलदल की समस्या। और हड़प्पा में कारण क्या था? रेल लाइन का बिछना। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 51, प्रश्न क्रमांक 51 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 51 कहता है मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का जो एक विशद प्रबंध छपा वह किसने छपवाया? जो विशद प्रबंध छपा वह किसने छपवाया?
तो यहाँ सही उत्तर आएगा जॉन मार्शल ने। ध्यान रखिएगा मित्रों, विशद प्रबंध किसने छपवाया? जॉन मार्शल ने। या उत्तर ऐसा भी आ सकता है कि जॉन मार्शल ने क्या छपवाया, तो यहाँ आ जाएगा विशद प्रबंध। ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 क्या कहता है, हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 52 कहता है, ग्रेगरी पोसेल कौन थे? ग्रेगरी जो पोसेल थे वह कौन थे? तो यहाँ सही उत्तर आएगा अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री। अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री। ध्यान रखिएगा मित्रों, अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री कौन थे? वो ग्रेगरी पोसेल थे। अगला प्रश्न है, कुलधरा के घर बने हुए हैं। जो कुलधरा जो एक गांव का एक जिक्र हुआ है, इसके घर कैसे हैं? लेखक कहता है पीले पत्थर के बहुत ही बेहद ही खूबसूरत घर। किसके घर बने हुए हैं? ये पीले पत्थर के बने हुए घर हैं जो बेहद ही खूबसूरत हैं। प्रश्न क्रमांक 54, सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, यह कथन किसका है? यह कथन है पुरातत्वी सीरीन रत्नागर का। किसका है? पुरातत्वी सीरीन रत्नागर का। या यहाँ प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, पुरातत्वी सीरीन रत्नागर का कथन क्या है? तो यहाँ सही उत्तर होगा सिंधुवासी कुओं से भी सिंचाई कर लेते थे। सिंधुवासी कुओं से भी सिंचाई कर लेते थे। मित्रों, ऐसे ही और वीडियो के लिए, ऐसे ही और पाठ्यक्रम के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। विश्वास कीजिए, मैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लगभग सभी पाठों के इस प्रकार के वन लाइनर या बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपको एक ही स्थान पर सारा का सारा पाठ्यक्रम बिल्कुल हल के साथ मिल जाएगा और बड़ी आसानी से आपको समझने में यह कामगार सिद्ध होगा।